एनडी एरे नाम से डेटा टाइप प्रोवाइड करती है। और उस एनडी एरे डेटा टाइप के दो एडवांटेजेस कल हमने डिस्कस किए थे। पहला एडवांटेज हमारा उसका होता है कि आप जो भी एलिमेंट्स रखेंगे उसमें वो सारे सेम टाइप के होंगे। अलग अलग टाइप के एलिमेंट उसमें नहीं आ सकते। जो तरीके हमारा एरे बनाने के हैं उन तरीकों में अटेम्प्ट ये किया जाता है कि अगर अलग अलग टाइप के एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं आप एरे बनाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करके जो बेस्ट मैचिंग टाइप है उसमें लाने की कोशिश करेगा। और अगर आप इस फीचर को नहीं चाहते हैं तो आप एरे बनाने के जो तरीके होते हैं उसमें एक डी टाइप नाम से आर्गुमेंट होता है। आप उसे स्पेसिफाई करेंगे तो फोर्स होगा कि हमें इसी टाइप के एलिमेंट ही चाहिए। तो जो भी एलिमेंट है वो उसी टाइप में कन्वर्ट होकर एरे में आएंगे। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो अब उस टाइप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपका एरर आ जाती है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के एलिमेंट का यूज करके हम बना सकते होंगे। अब कल कुछ क्वेश्चंस थे, उनको और डिस्कस करते हैं। जैसे जब हम एरे फंक्शन का यूज करके एरे बना रहे थे तो एक तरीका मैंने बताया था कि आप लिस्ट का यूज करके एरे बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिस्ट की जगह आप टपल का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सिंगल टर्म आप यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब हो गया कोई भी ऐसा डेटा टाइप जिसमें इंडेक्सिंग होती है उसको सीक्वेंस कहा जाता है ना। तो अब नहीं, इटरेबल नहीं। इटरेबल सब थोड़ा जनरलाइज हो गया, आई गेस। लेट मी चेक। 1 2 3। इटरेबल तो होता ही है, इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि चलता है कि नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो एज इट इज सेट ही बनकर आ जा रहा है। यानी कि जो सेट है वो एज ए सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। देखो जब यहाँ पर आप लिस्ट डाल रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही आपका एरे आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ सेट यूज करते हो, एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या बिहेवियर इसका आ रहा है हमारा। नहीं, आ तो एरे रहा है बट उसका जो नोटेशन है, अच्छा इसकी एक बार लेंथ भी चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो पिक्चर ये हुई है कि एरर तो नहीं आई, लेकिन इंटरनली क्या हुआ, जो एरे बना होगा उस एरे के अंदर तीन एलिमेंट अलग अलग नहीं आए, 1 2 3। एक ही एलिमेंट है जो सेट की तरह हमारा आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर सेट यूज कर रहे हो तो उस सेट को एज ए सिंगल एलिमेंट इस एरे के अंदर कंसीडर किया जा रहा है, ना कि इसके एलिमेंट को एरे में डाला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, लेटर सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 100, 130, 100 -120, -130। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये एरे हमारा बनकर तैयार हो गया, इसमें एलिमेंट हैं, जब हम किसी भी एरे को ये नहीं बताते कि आप एरे के एलिमेंट का डेटा टाइप क्या रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो खुद कोई डिसाइड करता है। जब हम बता रहे हैं तो जो कहा जाएगा वही माना जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको कहूं कि भाई डी टाइप, तो ये जो डी टाइप आर्गुमेंट है ये किसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहा है? एरे के एलिमेंट्स का। एरे का खुद का डेटा टाइप तो एनडी एरे होता ही है, उसका टाइप आप नहीं बता रहे हैं। आप टाइप बता रहे हैं एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका, यूजिंग डी टाइप आर्गुमेंट। और यहाँ पर आप नंपाई के डेटा टाइप यूज करते हैं। लेट अस सपोज आपने यूज करा इंट 8। अब जो इंट 8 डेटा टाइप है, कल हमने देखा था इसकी रेंज जो होती है -128 से लेकर +127 होती है। तो अब ये आपका इस रेंज के बाहर हो गया। अब आपने ऐसा करने के पीछे अपना जो पर्पस रखा होगा वो ये कि आप हर वैल्यू को 1 बाइट में स्टोर करना चाह रहे थे। 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट में स्टोर करना चाह रहे थे। ठीक है। अब आप सोच रहे थे कि 3 बाइट्स में हमारा सारा काम हो जाएगा, लेकिन आप ये भूल गए कि आप जिस डेटा टाइप को यूज कर रहे हो उसकी लोएस्ट वैल्यू -128 होती है और हाईएस्ट वैल्यू 127 होती है। अब होगा क्या वो देखते हैं। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, बिहाइंड द सीन ऐसे मान लो ये कोई स्केल है, यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पर सबसे लीस्ट वैल्यू है -128 और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 127। अब अगर कोई वैल्यू 128 आती है तो इस रेंज में तो आ नहीं सकती, तो वो राउंड कर दी जाती है नेगेटिव की तरफ, तो -128 हो जाएगी। इससे अगली वाली वैल्यू आएगी तो वो -127 हो जाएगी। इससे अगली वैल्यू आएगी तो -126 हो जाएगी। तो 27, 28, 29, 30, तो जो 130 है ये आई गेस मुझे लगता है कि ये आपका -126 हो जाना चाहिए। और जो -130 है इधर जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इधर वाला फिर यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके ये होना चाहिए। दूसरा, ये सही तरीका नहीं है आपका, तो हमें एक वार्निंग भी दी जाएगी, है ना। देखते हैं। लो, इस बार तो सीधे एरर आ गई कि हमारा ओवरफ्लो एरर। अगर मैं इसको पुराने वर्जन पर चला कर दिखाऊंगा तो ये आपका चलेगा। कोई क्लास में ऐसा है चला कर देखो जिसका चल रहा हो। चलो ठीक है। ये जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर एरर लिख कर आ रही है, और एरर क्लियरली यहाँ पर दिखा रही है ओवरफ्लो एरर। अभी हम जो नंपाई यूज कर रहे हैं, अगर मैं उसका वर्जन दिखाऊं तो मेरा 2.1.3 है। इसका जो लोअर वर्जन आता है 2.1.1 या उसके लोअर जो वर्जन आते हैं वहां पर ये हमारा राउंड कर दिया जाता है उसी तरह से जो मैंने अभी आपको दिखाया। इस वर्जन में जो भी हम यूज कर रहे हैं 2.1.3, ये सीधा क्या दे रहा है? आपका एरर दे रहा है। ठीक है। ठीक है, इसके अब में सेम एरर आएगी, इसके बिलो जो होंगे उसमें ये आपका रिजल्ट चलता नजर आएगा। कुल मिलाकर ये आपकी रेंज के बाहर हो गया, सीधे सीधे एरर आ गई। तो अब आप अगर इस रेंज का डेटा रखना चाहते हो तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब चल गया। तो आप सिर्फ यही नहीं सोचते कि मेरा कम मेमोरी में डेटा स्टोर हो जाए, तो कम मेमोरी में उसी रेंज का डेटा स्टोर हो सकता है ना। तो आप सोचो, आप सोच रहे हो कि मैं इसमें मोबाइल नंबर स्टोर करूंगा, तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, इसमें आएंगे ही नहीं, आपको और बड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास कंट्रोलिंग है। अब मान लो मैं इसमें ये मान के चल रहा हूं कि सर इसमें ना हम किसी की एज स्टोर कर रहे हैं। अब किसी की एज मान लो हो सकती है 20, किसी की एज हो सकती है 25। अब मैं लिख दिया -13, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट 16 में रेंज में आता है, लेकिन एक हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप इसको एज कह रहे हैं तो एज तो माइनस में होती नहीं है। तो अब हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसका नाम है यू इंट 16। 8 से भी काम हो जाएगा यहाँ तो। यू इंट 8, यू का मतलब है अनसाइंड।
यू का जो साउंड है वो है अनसाइंड का। तो अब एक है इंट एट डेटा टाइप। इंट एट डेटा टाइप 1 बाइट मेमोरी यूज करता है, और 1 बाइट के लिए जो रेंज प्रोवाइड करता है -128 से लेकर +127। एक है यू इंट एट। यू इंट एट हमारा 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन इसका रेंज है 0 से 255। इधर माइनस वाली रेंज प्लस की तरफ चली गई, लाइक एसक्यूएल स्टाइल। एसक्यूएल में पढ़ा होगा आपने, इसी तरह से वहां पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब देखते हैं माइनस वैल्यू के साथ ये क्या बिहेव करता है। ओवरफ्लो -13 आउट ऑफ बाउंड, इसके अंदर ये नहीं आ सकता। अच्छा, ऐसी फैसिलिटी पाइथन की लिस्ट में नहीं ला सकते आप। वहां पर आपको अपना इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर हम लिस्ट में किसी एज को स्टोर कर रहे हैं, तो एक एक एलिमेंट पर लूप लगाकर इफ लगाकर चेक करो कि 0 से कम तो नहीं है। और यहाँ पर आपको वो कोड लिखने का कोई हमारा नीड नहीं है। ऑटोमेटिकली ये डेटा टाइप अपना काम अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए जो हम यूज कर सकते हैं। इनका एग्जैक्ट रेंज निकालने का तरीका होता है माइनस बाहर 2 की पावर n-1 से लेकर +2 की पावर n-1 -1। यहां पर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे, और ये फार्मूला हमारा साइंड वालों का है, अनसाइंड वालों का नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप के पहले मैंने यू नहीं लगाया, तो ये डेटा टाइप साइंड डेटा टाइप कहलाता है। तो उसके लिए कोई एस प्रीफिक्स में नहीं लगाना है। बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप साइंड डेटा टाइप ही कहलाते हैं। ठीक है, तो अब साइंड के लिए ये फार्मूला हो गया। अब मैं इसको निकालूं अगर इंट एट का, तो एन की वैल्यू 8 हो गई। तो ये हो गया -2 की पावर 8 -1 से लेकर 2 की पावर 8 -1 -1। तो 2 की पावर 7 हो गया। ये आएगा -128। -128 में से एक कम कर दो, 127। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला हो जाता है। अगर आप किसी की भी रेंज निकालना चाहते हैं, 8 16 32 64, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आइडिया आपको होना चाहिए कैसे निकालते हैं। और अनसाइंड के लिए जो आपका आएगा वो आएगा 0 से लेकर 2 की पावर n। ये फार्मूला हो गया अनसाइंड। अनसाइंड इंट है, अनसाइंड इंट 16 है, 32 है, 64 है, सबके लिए ये फार्मूला हो जाएगा अनसाइंड के लिए। अब जो आपका रेंज फंक्शन था, जो कल हम पढ़ रहे थे, ए रेंज फंक्शन। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि रेंज और ए रेंज में क्या डिफरेंस है। तो पहला आंसर आप ये देते हैं कि जो रेंज फंक्शन है वो स्टैंडर्ड पाइथन का हिस्सा है, और जो अरेंज फंक्शन है वो नमपाई लाइब्रेरी का हिस्सा है। अगर आपके पास नमपाई लाइब्रेरी नहीं है, तो अरेंज फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस है, जो रेंज फंक्शन होता था उसमें तीनों आर्गुमेंट इंटीजर होने चाहिए। यहां पर तीनों आर्गुमेंट इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। आप चाहते हो कि इनका गैप 0.5 हो तो हो सकता है। आप चाहते हो शुरू 1.5 से करें तो हो सकता है। लेकिन जो पाइथन में रेंज फंक्शन होता था, उसके तीनों आर्गुमेंट इंटीजर ही होने चाहिए, फ्लोट नहीं हो सकते। क्या मैं कहना चाहता हूं उसको देखो। तो मान लो मैं लिस्ट बनाने के लिए रेंज फंक्शन का यूज करता हूं, तो ये सही है, लिस्ट बन गई आपकी।
लेकिन अब आप इसका स्टेप 0.5 नहीं रख सकते, एरर आ जाएगी। आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो भी फ्लोट नहीं हो सकता, तीनों को इंटीजर रखना पड़ेगा। तो ए रेंज फंक्शन में तीनों आर्गुमेंट स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, रूल वही है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और ये स्टेप नेगेटिव होने पर रिवर्स सीक्वेंस बनेगी, पॉजिटिव होने पर फॉरवर्ड सीक्वेंस बनेगी। क्या बोला मैंने फॉरवर्ड रिवर्स वाला? वो पॉइंट एक बार दोबारा देख लो। मान लीजिए मैं 10 से लेके 1 तक की सीक्वेंस चाहता हूं, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो ये वहां भी अलाउड था, ठीक है। तीसरा और आखिरी डिफरेंस रेंज और ए रेंज फंक्शन में। रेंज फंक्शन आपको एरे बनाकर नहीं देता है। ए रेंज फंक्शन के नाम में जो ए लेटर लगाया गया है, ये जताने के लिए लगाया गया है कि ये आपको एरे बनाकर देगा। तो रेंज फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो एरे नहीं होता है, वो एक रेंज डेटा टाइप ही होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रेंज फंक्शन का इस्तेमाल, पाइथन हमारी हो चुकी है, अब हम इस बात को पाइथन खत्म होने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, तो एक अच्छा टाइम कह सकते हो आज डिस्कस करने के लिए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनी उसको ना तो मैं लूप में इस्तेमाल कर रहा हूं, ना लिस्ट बनाने में यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट रेंज फंक्शन से जो बना मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। शायद पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई रेंज फंक्शन ऐसे इस्तेमाल कर रहा है ना। ऐसा किया जा सकता है। अब ऐसा किया जा सकता है तो क्या इस पर इंडेक्स भी लगा सकते हो? आंसर इज यस। जीरो इंडेक्स पर कौन मिलेगा? 1। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन मिलेगा? 2। जो आपने रेंज से सीक्वेंस बनवाई है उसके हिसाब से आएगा। अब इतना कौन लिखे, इसलिए ज्यादा बार, हमेशा ही कह लो ज्यादा बार क्या, हम रेंज को लूप के साथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि रेंज फंक्शन आएगा तो लूप साथ में लेकर आएगा। रेंज फंक्शन इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि सर, अगर आप रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उसको इंडिपेंडेंटली एक वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं जो कि दिख रहा है, तो फिर इस वेरिएबल का कोई डेटा टाइप भी होता होगा। लिस्ट हमने कहा नहीं, टपल हमने कहा नहीं, एरे हमने कहा नहीं। क्या होता है? हमने कहा चलो आज इसका राज खुल जाएगा, क्या होता है आज तक नहीं पता था किसी को क्या होता है, क्योंकि हम ज्यादातर इसको लूप में लगा रहे होते थे। तो इसका डेटा टाइप भी क्या होता है? रेंज। तो पाइथन में रेंज एक फंक्शन का नाम भी है, और रेंज नाम से एक पाइथन में डेटा टाइप भी होता है। तो बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन रेंज डेटा टाइप का एक सीक्वेंस हमें वापस करता है। जैसे लिस्ट एक सीक्वेंस है, उसी तरह से रेंज डेटा टाइप होता है जो एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट हमारा करता है। तो अब रेंज और ए रेंज फंक्शन का जो डिफरेंस है ये हमारी समझ में आ गया। देखो भाई, नंपाई की कहानी ये कहती है कि ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। थर्ड पार्टी शब्द सुनते ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती है। हम एनाकोंडा एनवायरनमेंट में हैं, और एनाकोंडा पहले से ही नंपाई लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके लाया हुआ है, इसलिए हमें पिप इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप वीएस कोड चला रहे हो तो आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। क्रिएटेड बाई ट्रेविस ओलिफेंट, फर्स्ट रिलीज्ड इन 2005। कल इसको हमने समझ लिया था। इसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं रिलेटेड टू स्टैट्स एंड एरे कंप्यूटिंग, एरे से रिलेटेड जो भी आपके ऑपरेशंस है वो, और स्टैट्स रिलेटेड जो फंक्शन है वो आपको मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए इसको सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। कल सारी बातें बता दी गई थी कि नंपाई लाइब्रेरी क्यों डिमांड में आती है। चलो, तो कहानी हो गई हमारी है। आगे जाके जिनका कोर्स डेटा साइंस होगा उनको इमेज प्रोसेसिंग पे कुछ प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इमेज प्रोसेसिंग में जो इमेज होती है, जब पाइथन के प्रोग्राम में आएगी तो वो एक नंपाई एरे बनकर आती है, ठीक है। तो नंपाई ने क्या करा, एक नया डेटा टाइप ऐड कर दिया, और उस डेटा टाइप का नाम है एनडी एरे। एनडी एरे
लाइक ए कंटेनर डेटा टाइप, जैसे लिस्ट टपल होता है उस तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अब एरे को क्रिएट करने के तरीके हैं। पहला फंक्शन था एरे फंक्शन। एरे फंक्शन एक एरे हमें वापस करता है। ठीक। अब रिगार्डिंग डेटा टाइप, तो जो डेटा टाइप हमने देखे वही मैंने यहाँ पे लिख दिए। इंट 8, 16, 32, 64, ये हो गए अनसाइंड वाले, ये हो गए फ्लोट वाले। और यहाँ पर जो 8, 16, 32 हैं, ये हमारे नंबर ऑफ बिट्स हैं, ना कि बाइट्स हैं। ठीक है। ये हमने कल डिस्कस भी कर लिया था, आज दोबारा देख लिया। दूसरा तरीका था एरे बनाने का, ए रेंज फंक्शन। ए रेंज फंक्शन रिटर्न करता है एक एरे के लिए। ये इसका सिंटैक्स है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है। और स्टेप पॉजिटिव होने पर फॉरवर्ड सीक्वेंस बनेगी, नेगेटिव होने पर रिवर्स सीक्वेंस बनेगी। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी हमारी 1 होती है, 0 देने पर एरर आएगी। लिखा तो है डिफॉल्ट 1। अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अब इसमें एक डिफरेंस ऐड कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन range function and a range function। पहले तो वो लिख लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी। इट इज अ पार्ट ऑफ numpy पाइथन लाइब्रेरी। है पाइथन लाइब्रेरी बट वो numpy है, थर्ड पार्टी है। दूसरा डिफरेंस हो गया, इट डज नॉट रिटर्न एरे। रिटर्न्स रेंज टाइप सीक्वेंस। इट रिटर्न्स एरे एनडी एरे टाइप सीक्वेंस। तो ए रेंज फंक्शन का जो डेटा टाइप आता है रिटर्न होकर वो एनडी एरे होगा, और उसका रेंज होता है। इट वर्क्स विद integer only। works with both integer and float। अब एरे बनाने के कुछ और तरीके देखते हैं। अब इमेजिन करिए किसी बैंक में बहुत सारे अकाउंट ओपन करने हैं जीरो बैलेंस पर। तो मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें हर वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो आप numpy का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, जीरोस। जीरोस फंक्शन क्या करता है, आपसे साइज पूछेगा कि एरे कितने साइज का बनाऊं। हमने कहा 5 का बना दो। अब जो पांचों वैल्यूज होंगी वो आपका फ्लोटिंग जीरो से इनिशियलाइज होंगी।
0.0.0.0 ऐसे करके आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये इंटीजर जीरो बने तो डी टाइप आपको ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं एरे के अंदर अगर सारी वैल्यू जीरो लेकर आ जाऊंगा तो इस एरे का मैं करूंगा क्या अब? तो पहले ये बताओ, क्या लिस्ट की तरह एरे मॉडिफाई हो जाता है? वैल्यू को रिप्लेस करना और वैल्यू ऐड करना, क्या ये सब अलाउड है? तो जैसे आपने जब लिस्ट पढ़ाई थी तो लिस्ट के बारे में आपने सारे पॉइंट बताए थे कि इसमें ऑर्डर मेंटेन होता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आती हैं, इसमें इंडेक्सिंग चलती है। उसी तरह से क्या एरे हमारे कुछ इस तरह के प्रॉपर्टीज रखता है? आंसर इज यस। तो किस तरह की प्रॉपर्टीज एरे में होती हैं उनको एक बार देखेंगे। तो अब अगर हम इसको कहीं लिखना चाहते हैं तो एरे क्रिएशन से पहले लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो डेफिनेशन ये दे सकते हैं, एरे क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स, या कुछ जगह लिखा है इट इज ए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, ठीक है? तो इट इज ए सीक्वेंस ऑफ, तो ग्रुप की जगह मैं सीक्वेंस वर्ड यूज करता हूँ, ज्यादा सही है ना? क्योंकि सीक्वेंस वर्ड अपने आप में इंडेक्सिंग का पॉइंट ले आता है। चाहो तो आप ग्रुप लिख दो और अगला पॉइंट लिख देना कि इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, ठीक है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स। अगला पॉइंट क्या है? इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मेंटेन करता है का मतलब जिस क्रम में आपने एरे में एलिमेंट रखे हैं जब प्रिंट कराएंगे तो उसी क्रम में आएंगे। ऐसा नहीं है सेट की तरह अनऑर्डर्ड हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट को फॉलो करता है। उसके बाद इट सपोर्ट्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स। बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, अगर दो एलिमेंट सेम हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मानेगा उनको। इटरेबल भी होता है। इटरेबल का मतलब है कि अगर आप के पास कोई एरे है और आप उसे लूप लगा के इटरेट करना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर आई इन और एरे का नाम, जैसे यहाँ पर आप लिस्ट टपल सेट लिख सकते थे, तो एरे इटरेबल होता है। तो एक एक एलिमेंट को आप इंडेक्स पे जाकर एक्सेस करने की बजाय लूप लगाकर उसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं जैसे लिस्ट टपल को आप एक्सेस किया करते थे। अब अगला पॉइंट जो मैं लिखना जा रहा हूं वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना? देखते हैं आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। क्या इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? इट इज फिक्स्ड इन साइज।
इट मींस आपने अगर एक एरे बनाया और उसमें तीन एलिमेंट रखे, तो ये तीन ही रहेंगे, चार नहीं होंगे, दो नहीं होंगे। तो सर फिर तो टपल जैसा हो गया, इम्यूटेबल। लेकिन मैंने लिखा है ये म्यूटेबल है। तो अब ये साइज में आप वैल्यू ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन आप कहोगे जीरो इंडेक्स पर यहाँ पे 10 रखा है, इसको हटाकर 100 कर दो, वो हो जाएगी। थोड़ा सा दोबारा समझेंगे। एरे का साइज फिक्स होता है। आपने जिस समय एरे क्रिएट करा, उस समय आपने कहा 5 एलिमेंट का एरे। तो जब तक एरे मेमोरी में रहेगा 5 एलिमेंट का ही बना रहेगा। लेकिन वो पांचों एलिमेंट बदल सकते हैं। टपल में क्या होता था, टपल इम्यूटेबल है। तो टपल इम्यूटेबल का मतलब ये होता था कि उसमें अगर मैंने 5 एलिमेंट रख दिए, तो ना तो छठा आ सकता है, ना इन पांच में से कोई जा सकता है। ना तो अपेंड होगा ना रिमूव होगा। और किसी को आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, किसी को आप चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन एरे में क्या कहा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट को तो चेंज कर सकते हो, लेकिन नया ऐड नहीं कर सकते, किसी को हटा नहीं सकते। इसलिए ये लाइन थोड़ी सी, जितना अब तक हम जानते हैं उससे अलग है। तो अगर कोई आपसे बोले कि एरे म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, तो क्या आंसर दोगे उसे? तो तो इसका आंसर हाँ और ना में देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही आंसर तो जैसे मैंने लिखा है कि भाई अगर हम साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो ये इम्यूटेबल है। साइज में इम्यूटेबल है, साइज कम ज्यादा नहीं होता। बट वैल्यू वाइज अगर हम देखें तो म्यूटेबल है, वैल्यू को बदला जा सकता है। मैं इसको करके दिखाता हूं आपके लिए। तो अब अगला पॉइंट ये भी लिख देते हैं। इट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी सपोर्ट करते हैं। तो अब देखो, अब जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे एरे के जीरो इंडेक्स पर जीरो नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, जो चाहिए वो रख लो। आप 10 रख लो। एरे के लास्ट इंडेक्स पर मुझे 20 चाहिए, कोई बात नहीं, आप 20 रख लो। चेंज हो गया उसी में। अगर ये टपल होती तो एरर आ जाती। लेकिन एरे में आप एलिमेंट को बदल सकते हैं, एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं। दे सकते हैं। तो एलिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। फर्दर वो लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, फर्दर एरे भी हो सकता है। अलाउड। यहाँ पर फिर आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होगा। आप ऊपर क्या बताकर आए हो कि मुझे इंटीजर टाइप का चाहिए, ठीक है। और अब आप जब किसी इंडेक्स पर एक लिस्ट असाइन करोगे, तो टाइप मिसमैच हो जाएगा। तो ऊपर आपको फिर टाइप चेंज करके आना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या ये सही होगा या नहीं। जो मैंने अभी बात बोली है उसको मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा भाई फर्स्ट इंडेक्स पर 2.5 कर दो। क्या गलत है इसमें? हमने कहा जो ए एरे है, जब बनाया गया है तो ये कह के बनाया गया है कि उसके हर एलिमेंट का डेटा टाइप इंट 16 होना चाहिए। 16 छोड़ो, इंटीजर होना चाहिए। तो अब हर एलिमेंट इंटीजर ही होना चाहिए ना, आप फ्लोट क्यों ला रहे हो? क्या वो ऐसा करेगा कि सबको बदल देगा? ये सबको बदल देगा वाला फीचर क्रिएट करते समय वैलिड है बस। एक बार एरे क्रिएट हो गया, अब उसके एलिमेंट का टाइप इस तरह से अपने आप नहीं बदला जाएगा। आप बदलोगे तो बदलेगा, नहीं तो नहीं। तो अभी क्या होगा, हमने कहा चलो देखते हैं क्या होगा। या तो 2.5 में से पॉइंट में हटा देगा। यानी कि एरे का एलिमेंट इंटीजर ही रहेगा, ऐसा नहीं है सबको फ्लोट बना देता। वो फीचर क्रिएट करते समय था बस। ठीक।
तो फिर चलाना मत, अपना कॉमन सेंस लगा के बताना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे 5 कर दूं, क्या होना चाहिए? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, फ्लोट को इंट बनाया जा सकता था, लेकिन अब ये स्ट्रिंग को इंट बना भी नहीं सकते। तो इस बार मुझे लगता है क्या आनी चाहिए फिर, एरर आनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बात भी आपको और अच्छे से समझानी है कि यहाँ टाइप कन्वर्जन होता है। अगर हो पाया तो चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, तो हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, दोनों ही बात है। चले गया क्योंकि वो स्ट्रिंग है, लेकिन कन्वर्ट, हमारी वो स्ट्रिंग है जो कन्वर्ट हो सकती है इंटीजर में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5K कर दूं, अब नहीं हो सकता, अब एरर आएगी। तो इस तरह के कोड को आपको लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन एक पॉइंट भी सिखा के जा रहा है कि एरे एक बार आपने बनाए, उस समय जो डेटा टाइप आपने कह दिया, अब एरे को चेंज किया जा सकता है, वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है वो वैल्यू फिर उसी टाइप की रिप्लेस हो सकती है जो आपने डेटा टाइप बता रखा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एरे को बनाने का एक और तरीका देखते हैं। जीरोस वाला हो गया। जीरोस के बाद आता है अगला तरीका, बंस। एनपी डॉट बंस, ये क्या करेगा, एरे का साइज पूछेगा। आपने मान लो 10 दे दिया, सारी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देगा। बाद में आप किसी को चेंज करना चाहो तो कर सकते होगे। फ्लोट ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो जब कभी नंबर नमपाई में आया और उसका टाइप नहीं बताया, तो उसको फ्लोट मान लेता है, क्योंकि फ्लोट ज्यादा एक्यूरेट होता है देन इंटीजर। अगर आपको डी टाइप लगाकर इसको इंटीजर में चाहिए तो आप वो वाला फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं। एक और फंक्शन है जिसका नाम है फुल। फुल फंक्शन ये कह रहा है कि मुझे साइज बताओ, हमने कहा चलो 5 ले लो, और ये भी बताओ इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है। जीरोस में इनिशियल वैल्यू 0, वंस में इनिशियल वैल्यू 1, फुल में आप बताओ एरे में इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है। हमने कहा चलो 10 रख दो। अब जो वैल्यू जैसी है वैसी रहेगी, अपने आप फ्लोट नहीं बनेगी। अगर आप इसको 10.0 कहते तो फिर ये बनता। तो जैसी रखोगे फुल में वैसी रहेगी। एक और है लीनियर स्पेस। तो फंक्शन नाम लिन स्पेस है, बट ये हमारा लीनियर स्पेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट जनरेट करता है। रिटर्न्स एरे विद इवनली स्पेस्ड वैल्यूज ओवर स्पेसिफाइड रेंज। समझ ही नहीं आता ऐसे, तो चलो करके देखते हैं। एनपी डॉट लीनियर स्पेस। अब यहां पर मुझे कुछ बातें बतानी है। स्टार्ट स्टॉप और अपने नंबर। मैंने कहा स्टार्ट करो 10 से, स्टॉप करो 50 से।
अब इसका मतलब है कि आपका जो एरे बनेगा, उस एरे में फर्स्ट एलिमेंट 10 हो गया और लास्ट एलिमेंट 50 हो गया। अब ये बताओ इनके बीच में आप या टोटल कितने एलिमेंट चाहते हो। जैसे दो तो आ गए आपके, अब अगर मैं कहूं कि मुझे टोटल 5 एलिमेंट चाहिए, तो इसका मतलब इनके बीच में तीन और आएंगे अभी। अब जो तीन आएंगे वो क्या होंगे, वो इस तरह से होंगे कि हर दो वैल्यू के बीच में जो स्पेस हो वो इवन हो। इवन का मतलब बराबर हो, या इवन का मतलब ओवन, जो इवन ऑड था वो इवन नहीं है। इवन का मतलब इक्वल है यहाँ पर, है ना, इवनली स्पेस्ड, इक्वल गैपिंग का। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, 20, 30, 40, टोटल 5 एलिमेंट हो गए और हर किसी के बीच में इवन स्पेस है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिखूंगा अगला आर्गुमेंट, इसको लिख दूंगा स्टार्ट, इसको लिखूंगा एंड पॉइंट, और यहाँ लिखूंगा नंबर। मैंने कहा 5। स्टॉप। 10, 20, 30, 40, 50। और अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 नहीं 4 चाहिए, तो उसके हिसाब से इवनली स्पेस्ड होगा। मैं कहूँ मुझे 10 चाहिए, तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं ये ना बताऊं तो बाय डिफॉल्ट 50, है ना, 50 एलिमेंट के हिसाब से आपका डिवाइड होता है। रिटर्न्स एरे विद इवनली स्पेस्ड वैल्यूज, है ना, ओवर स्पेसिफाइड रेंज। स्टार्ट, स्टॉप, नंबर। एंड पॉइंट जो मैं लिख रहा था, उसका मतलब यह था कि जो लास्ट वैल्यू है इसको शामिल करें या ना करें, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, मतलब ये शामिल होगा। और आप चाहते हो ना ये शामिल ना हो, तो इसकी वैल्यू कर दो फॉल्स। तो उसके हिसाब से फिर आपका इवनली स्पेस्ड होगा। और आप जो स्टॉप वैल्यू है इसको शामिल करना चाहते हो तो इसको ट्रू कर दो। बाय डिफॉल्ट ये ना लिखने पर ट्रू ही हमारा होता है। स्टार्ट, स्टॉप, नंबर, एंड पॉइंट। स्टार्ट का मतलब फर्स्ट वैल्यू इन एरे जो आप चाहते हो। स्टॉप का मतलब लास्ट वैल्यू इन एरे। नंबर का मतलब टोटल वैल्यूज इन एरे। अगर आप नहीं बताते हो इसको तो बाय डिफॉल्ट 50 रहता है। एंड पॉइंट का मतलब है इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। किसको, सिर्फ स्टॉप को। स्टार्ट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो इंक्लूसिव है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसका कंट्रोल आपके हाथ में दिया गया यूजिंग एंड पॉइंट आर्गुमेंट, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जब आप नहीं बताते हो तो क्या रहती है, ट्रू रहती है। चलो, अब एरे बनाने का एक और तरीका, नंपाई के अंदर रैंडम मॉड्यूल होता है। इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। रैंड इंट फंक्शन रैंडमली इंटीजर को जनरेट करके एक एरे बनाता है। रैंडमली इंटीजर को जनरेट करेगा और फिर उन इंटीजर को उठाकर एरे में रख देगा। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एरे का साइज। दूसरा क्वेश्चन, जो रैंडमली इंटीजर जनरेट होंगे उनकी रेंज क्या होगी, किसी भी रेंज में होंगे ना, नहीं आपको बताने पड़ेंगे। लो, मैंने कहा मान लो 1। हाई, मैंने कहा मान लो 10। साइज, मैंने कहा 5। अब इसका मतलब है जो एरे बनेगा उसका साइज 5 होगा। पांचों इंटीजर वैल्यू रैंडमली जनरेट होंगी, लेकिन वो इसी रेंज में होंगी। डुप्लीकेट हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं बार बार। जितनी बार चलाओगे हर बार अलग अलग आंसर आ सकता है। अब यही चीज अगर फ्लोट के लिए करनी है
मुझे रैंडमली फ्लोट वैल्यू का एरे बनाना है, तो रैंड इंट की जगह यूनिफॉर्म फंक्शन लगा दो। पहला तो प्रोजेक्ट बनाया होगा आपने, ओटीपी में यूज करा होगा। जो ओटीपी आता है वो रैंडम नंबर है, कैप्चा रैंडम जनरेटेड करेक्टर होते हैं। दो, उसके बाद जो आपके नंबर गैस करने वाला गेम होता है, गैस द नंबर, वो भी रैंडम है। गेमिंग एप्लीकेशन, तीन एग्जाम्पल हो गए, है ना। लकी ड्रॉ निकालना है, चौथा एग्जाम्पल वो हो गया, रैंडम नंबर है। क्या? फुल और वंस का यूज क्या है? एक फैसिलिटी है कि अगर आप कोई एरे बना रहे हो और उसके अंदर, अब जैसे फुल का तो एग्जांपल बैंक वाला ही आ गया, कि मुझे मान लो 10 अकाउंट ओपन करने हैं और सारे के सारे 1000 बैलेंस पे खोलने हैं, तो एक एरे बनाओ जिसका साइज 10 हो और हर वैल्यू 1000 1000 1000 होनी चाहिए। तो फुल फंक्शन से इस काम को कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से आगे जाके जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें कई बार एरे के अंदर हर वैल्यू वन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर हम इस वंस वाले फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नहीं, रैंडम वाले में फिक्स नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइन है। एक बार आर्गुमेंट से चेक करना पड़ेगा। इंक्लूसिव है लो वाला, और हाई वाला एक्सक्लूसिव है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और सेम यूनिफॉर्म के अंदर है, इंक्लूड लो वैल्यू, एक्सक्लूड हाई वैल्यू। इनके फर्दर कोई आर्गुमेंट नहीं है कि उसको इंक्लूड कर पाएंगे या एक्सक्लूड कर पाएंगे, ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं है। अब इस वाले पॉइंट का एक काउंटर आता है, इट इज फिक्स्ड इन साइज बट म्यूटेबल। म्यूटेबल है, ये देख लिया, वैल्यू रिप्लेस हो रही थी। इट इज फिक्स्ड इन साइज, अब ये वाला पॉइंट प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो ये मेरे पास ए नाम का एरे है, यही वाला। अब इसमें मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, तो सर होगी नहीं, क्योंकि आपके लिखे थ्योरी नोट्स के हिसाब से एरे का साइज फिक्स होता है। तो हमें नंपाई ने ये कहा कि ऐसे तो कहने को स्ट्रिंग ने भी कहा था कि हम म्यूटेबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी लिख दूं, तो स्ट्रिंग के बारे में तो यही कहा जाता है कि इम्यूटेबल है, बदलती नहीं है। फिर भी देने वाले ने अपर मेथड लोअर मेथड दे ही रखे हैं, और काम तो करते ही हैं। कैसे कर जाते हैं काम, जब स्ट्रिंग मॉडिफाई होती नहीं है, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो ये अपर फंक्शन कर कैसे रहा है काम अपना? नई स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या कर दे रहा है, एक नई स्ट्रिंग बना दे रहा है। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए नंपाई के एरे भी इसी स्टाइल में अपना बिहेवियर रखते हैं, तो अगर आप नंपाई एरे में कोई भी एक नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो अपेंड फंक्शन यहां भी होता है लिस्ट की तरह, np डॉट अपेंड। बट ध्यान रखना कि अपेंड हम किस पे कॉल कर रहे हैं, नंपाई लाइब्रेरी के ऊपर। अभी तक नहीं पता कि किस एरे में अपेंड करना है। हो सकता है इससे पहले आपने बहुत एरे बना रखे हो, चलो बना लेते हैं। एक बना दिया मैंने ए नाम से एरे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेटर समझाने के लिए।
और इसमें हमारा कुछ वैल्यूज हैं। एक मैंने और एरे और बना दिया, और इसमें वैल्यूज हमारी इस तरह से हैं। अब मेरे पास दो एरे बन चुके हैं, ए नाम से, बी नाम से। अब मैं अपेंड करने के जा रहा हूं। तो इस लाइन को देखकर अभी मुझे नहीं पता कि किस एरे में अपेंड होने की बात हो रही है। मेरे पास पता नहीं कितने एरे होंगे अभी प्रोग्राम में। तो अब अपेंड फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो एरे होता है जिसमें अपेंड कराना चाहते हो। हमने कहा चलो बी में कर दो, तो बी नाम के एरे में अपेंड होगा, ए का अब कोई जिक्र नहीं हो रहा है। कॉमा लगाकर हमसे पूछेगा वैल्यू बताओ क्या अपेंड करनी है। हमने कहा 0 अपेंड कर दो, या चलो 40 अपेंड कर दो। अपेंड का मतलब लास्ट में होता है। तो अब अपेंड हो गया, हमने कहा हो गया। उसके बाद अगर मैं बी प्रिंट कराऊं तो हमने कहा बी प्रिंट कराओगे तो एज इट इज नजर आएगा, 10 20 30। अरे 40 कहाँ गया फिर? 40 कहाँ गया फिर? हमने कहा ये वाला पॉइंट पढ़ो ना, इट इज फिक्स्ड इन साइज। आप साइज कैसे बढ़ा सकते हैं एरे का? तो फिर ये चल कैसे गया? हमने कहा इससे नया एरे बना होगा, आपको उसे संभाल कर एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए था, लेट अस सपोज सी। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको जिस वेरिएबल में स्टोर कर चुके हैं आप उसको उस नाम से रेफर करो ना, सी नाम से। तो इस तरह से एरे साइज में फिक्स होते हैं, लेकिन हमें अपेंड मेथड भी है, रिमूव मेथड भी है, इंसर्ट भी है, सब हैं जो लिस्ट में होते थे। और सिर्फ इतना हो गया है कि नया एरे बनता रहेगा, उसी एरे में चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, फटाफट से इस काम को निपटाते हैं। अब सर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे बीच में एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट नाम का फंक्शन है, किस एरे में करना है? हमने कहा बी में ही कर दो। किस इंडेक्स पे करना है, अब इंडेक्स बताओ। हमने कहा चलो फर्स्ट इंडेक्स पे कर दो। अब बताओ एलिमेंट का इंसर्ट करना, हमने कहा 50। तो पहला वाला एरे है, दूसरा वाला इंडेक्स है, तीसरा वाला आपका एलिमेंट है। और ऐसा करके नया एरे बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। दो को अपेंड करना है या दो एरे को अपेंड करना है? दो एरे कॉनकैट होंगे और तीसरा बनाएंगे, उसको हम कॉनकैट शब्द बोलेंगे। दो एलिमेंट एक साथ अपेंड होंगे किसी एक एरे के अंदर। अब बताओ क्या क्वेश्चन इनमें से? दो एरे को कॉनकैट करके तीसरा एरे बनाया जा सकता है। और अगर आप ऐसा करोगे तो पहला रूल जो प्लस वाला चलता था वो यहां पे नहीं चलेगा। दो लिस्ट को कॉनकैट करके तीसरी लिस्ट बनाना चाहते हो तो प्लस से बन जाती थी, लेकिन दो एरे को अगर कॉनकैट करके तीसरे में लाना चाहते हो तो आपको कॉनकैट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। मान लो ए और बी नाम के दो एरे हैं, तो एनपी डॉट कॉनकैट। दोनों ही चलेंगे, कॉनकैट भी कॉनकैटिनेट दोनों दे सकते हो। कॉनकैटिनेट के अंदर आपने ए दे दिया, बी दे दिया, लिस्ट की फॉर्म में कॉनकैट होकर नया बनकर आ गया। तो ये ए और ये उसके बाद बी नया बनकर आएगा, वेरिएबल में स्टोर कर लो, आगे यूज करना है तो। कॉनकैट और कॉनकैटिनेट दोनों ही चलेंगे, कोई सा यूज कर लो।
इसी तरह से डिलीट फंक्शन है, किसी भी इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। हाँ, सारे के सारे फिर हमारे एक टाइप के बनकर आ जाते हैं रिजल्ट में। चलो, मल्टीपल वैल्यू अपेंड हो जाती है। आप यहाँ लिस्ट पास कर दो, एक साथ मल्टीपल वैल्यू अपेंड हो जाएंगे। इनका जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करते हैं उस क्वेश्चन पे। जब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो रिजल्ट एक एरे बन रहा है हमारे लिए। हमने कहा, इमेजिन करो सीन ये होता कि जो ए नाम का फंक्शन एरे है, इसके अंदर एलिमेंट है इंटीजर, और बी नाम का जो एरे है, इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब अगर मैं np डॉट कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट करूंगा, तो अब जो रिजल्ट एरे बनेगा उसमें 1 2 3 इंटीजर होंगे और ए भी स्ट्रिंग होंगे। तो रिजल्ट एरे कैसे बन सकता है? क्योंकि हाँ, टाइप कास्टिंग। चलो देखते हैं क्या होता है। एरर आती है कि बन जाता है, कुछ तो हो गई। अपने आप क्या हो गई? टाइप कास्टिंग हो गई। और सारे एलिमेंट क्या बन गए हमारे? स्ट्रिंग। तो जाने अनजाने में एक बात पता चल गई कि कॉनकैट होने के लिए दोनों एरे का साइज सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग साइज हो सकते हैं। इंसर्ट वाला, ये तो अलग से देख लो। अब जैसे यहाँ पर ए नाम का एरे है, अब मैं जीरो इंडेक्स पर 10 इंसर्ट करना चाहता हूं, तो np डॉट इंसर्ट ए एरे में जीरो इंडेक्स पर 10 इंसर्ट कर दो। अब ऐसा करके एक नया एरे बन गया। मान लो बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो बी में जो पुराना वाला था वो खत्म हो गया, अब नया वाला आ गया होगा। अब देखो, जीरो इंडेक्स से पहले बंद था, अब आ गया 10, और जो बंद था वो राइट शिफ्ट हो गया, वो यहां पर आ गया। तो इंसर्ट में जिस इंडेक्स पर इंसर्ट करोगे उसके एलिमेंट राइट शिफ्ट होंगे। ठीक है। आप अच्छा देख के बताओ, इस वाले सेल को देखकर अपना क्वेश्चन और अपना आंसर कोशिश करो समझने की। कॉन्कैटिनेट करते टाइम डी टाइप का ऑप्शन आ तो रहा नहीं है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है। हाँ, दे सकते हो। तो डी टाइप आप दे सकते हो कॉन्कैटिनेट करते समय, नहीं दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो बेस्ट टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं।
सेम डिलीट वाला है, np डॉट डिलीट। मान लो बी नाम के एरा, ये वाला जो एरे बी, इसमें से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, और मैंने इसमें डिलीट कर दिया मान लो वन। तो ये वन आप एलिमेंट नहीं दे रहे हो, ये वन इंडेक्स दे रहे हो। तो यहाँ पर आप इंडेक्स देते हो, ना कि एलिमेंट देते हो। इस एरे से इस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो जीरो इंडेक्स पे जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और डिलीट होकर नया एरे बनेगा, बी में कोई चेंज नहीं होगा। डिलीट वाला। हम्म। क्या? अब यहाँ पर जब मैं कोई एरे बनाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर होता है एरे के प्रिंट होने का। मान लो आपने 100 एलिमेंट एरे में रखे, 0 से 99 तक। तो जीरो से ये आ गए। अब मैंने 1000 रखे, ध्यान से देखना। कोई बात नहीं सर, इसमें कोई खास ध्यान देने वाली बात नहीं। हमने कहा नहीं, अब और देना ध्यान। 2000 कर दिए। नोटिस किया कुछ? 2000 एलिमेंट डिस्प्ले ना होकर शुरू के 3, लास्ट के 3, बीच में डॉट डॉट डॉट। 1000 में सारे दिखते हैं, डॉट 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 नहीं आता। और शायद उनका सोचना यह होगा कि यार बहुत ज्यादा एलिमेंट है, तो आदमी कहां तक करेगा स्क्रॉल। तो 1000 ही है, या 1001 पे ही हो जाएगा। हमने कहा ये चेक कर लेते हैं। हाँ, 1000 वैल्यूज अगर एरे में हैं और प्रिंट कराई गई, सारी दिखेंगी। 1001 होते ही सिर्फ 6 वैल्यू दिखेंगी, शुरू की 3, लास्ट की 3, बीच में डॉट डॉट डॉट। डिस्प्ले को थोड़ा कस्टमाइज किया गया, और ये सिर्फ एरे के साथ है। लिस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखो, मैंने लिस्ट बनाई, सेम कहानी की लिस्ट बनाई, 1000 के साथ सब दिखेंगे, 2000 के साथ सब दिख रहे हैं, 5000 ले लो। तो अब आप इसको लिस्ट वाले पोर्शन को कस्टमाइज भी नहीं कर सकते, मैं एरे वाले पोर्शन को कस्टमाइज भी कर सकता हूं। कैसे कस्टमाइज करूंगा वो देखो। तो मेरे पास एक फंक्शन है नंपाई के अंदर, जिसका नाम है सेट प्रिंट ऑप्शंस। नंपाई एरे जब प्रिंट करे जाएं, तो प्रिंट करते समय हम उनके लिए कुछ ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। उनमें से पहला ऑप्शन यह है, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है कितने एलिमेंट तक सारी वैल्यू डिस्प्ले होंगी, और जैसे ही उसके अबव जाएंगे, अब हमारा सिर्फ एज आइटम्स, एज मतलब स्टार्टिंग वाला एज और लास्ट वाला एज, सिर्फ एज आइटम दिखेंगे। तो थ्रेशोल्ड जब हम कुछ नहीं बताते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी आई गेस 1000 होती होगी। ये डिफॉल्ट 1000।
और अगर मैं कहूं नहीं भाई 1000 नहीं, अगर मेरे एरे में 10 एलिमेंट भी हैं तो भी ऐसा कर दो। तो मैंने थ्रेश होल्ड को अपने यहाँ पर सेट कर दिया, मान लो यहाँ पर 8, 8 तक सब दिखेंगे। जैसे ही 9 हुए वैसे ही शुरू के 3 बाद के 3। तो इस लाइन को चलाने के बाद अब ये चलाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर हमने अगर 2000 कर दिया तो इसका मतलब है कि अब 2000 एलिमेंट तक तो आपके डिस्प्ले होंगे। 2001 आने पर फिर डॉट डॉट वाला नोटेशन प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा। इसको आप इसी सेल में लिख दो ताकि आपको ऊपर चलाने जाना ना पड़े। तो अपने अकॉर्डिंग इसको हम कस्टमाइज कर पा रहे हैं। चलो छोटे के साथ करके दिखा देते हैं ताकि समझ में आता रहे। अब अगला पॉइंट है कि सर जो एज आइटम है ये 3 3 आ रहे हैं। हम कह रहे हैं 3 3 मत दिखाओ, सर 2 2 दिखा दो या 10 10 दिखा दो। तो यहां पे लिखेंगे अगला आर्गुमेंट एज आइटम्स। एज आइटम्स की वैल्यू मैंने 2 कर दी। इसका मतलब हो गया स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट देखेंगे, लास्ट में 2 एलिमेंट देखेंगे। लिस्ट के साथ ये फीचर नहीं मिलेगा। अगर आप लिस्ट पे जा रहे हो तो फिर तो ऐसे तो जिस तरह से हम समझ रहे हैं लिस्ट का यूज तो लगभग हो चुका पाइथन में। आप मान के चलो जब से ये एरे आया है नंपाई का तब से यही हो चुका है। जितना ज्यादा आप एडवांस में जाएंगे लिस्ट कम एरे ज्यादा, मेमोरी एफिशिएंट फास्ट, कस्टमाइजेशन पूरा। बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग तक लिस्ट बढ़िया है अपनी। अब मैंने कोई एरे बनाया, इस एरे के अंदर मैंने फ्लोटिंग वैल्यू रखनी है। मान लो मैंने रख दी यहाँ पर 2 पॉइंट इतनी बड़ी वैल्यू, एक कर दी 3 पॉइंट इतनी बड़ी वैल्यू। अब इस एरे को जब आप दिखाएंगे तो देखो इसमें 2 वैल्यू हैं, तो थ्रेशोल्ड तक तो कोई समस्या नहीं है, दोनों देखेंगे। एज आइटम की बात ही नहीं आएगी, वो तो तब की बात है जब थ्रेशोल्ड अबव हो जाए, तब एज आइटम पर काम होता है। तो ये तो सर एरे में कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने कहा चलो देखते हैं। यहां पर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने रखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम एरे के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू रखते हैं तो फ्लोटिंग वैल्यू को भी हम कुछ ऑप्शंस के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला कि आप कितने प्लेसेस चाहते थे फ्रैक्शन के बाद, देखते हैं इसके लिए कोई ऑप्शन आता है क्या। प्रिसीशन, देखते हैं प्रिसीशन से क्या ये हमारा हो पाएगा। मान लो मैंने कर दिया 12। अब देखो 2 4 6 8 10 12। तो सर ऐसे तो 15 कर दो। हमने कहा 15 होंगी तो आएंगी, 25 कर दोगे 25 है ही नहीं तो कहां से आएंगी। अगर आपके एक्चुअल वैल्यू में होती तो चल जाती। प्रिसीशन का मतलब हो गया फ्रैक्शन के पार्ट में कितने प्लेसेस आएंगे। प्रिसीशन शब्द शायद प्रिसाइज से बना होगा, प्रिसाइज मतलब एकदम एक्यूरेट,
दशमलव के बाद जितना नंबर ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो आप यहाँ पर प्रिसीशन यूज कर सकते हैं। तो जनरली 15 तक लोग सजेस्ट करते हैं कि 15 तक आप यूज करो, उसके ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर ये माना जाता है कि अगर कोई भी दो नंबर प्रिसीशन में 15 प्लेस पर भी सेम आ रहे हैं तो उन्हें सेम मानो। 16वें प्लेस पर अगर कोई डिफरेंस आया है तो निगलेक्ट करो कि वो डिफरेंस है कोई। मतलब जनरली एक इंटरप्रिटेशन है फ्लोटिंग का। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। थ्रेश होल्ड हमारी 1000 है। अब देखो, हो ये रहा होगा कि जो हमारे सेल हैं, ये वाली लाइन आपने अलग सेल पे लिखी होगी। सेट प्रिंट ऑप्शन वाली लाइन उसी सेल में लिख दो जिस सेल पे एरी चला रहे हो। पहले वो चल गई, फिर ये चला, तो उसमें थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर कर रहा होगा। दोबारा चला के देखो एक बार। कर्नल रीस्टार्ट करो यहाँ से। कर्नल पे जाओ, रीस्टार्ट कर्नल। उसके बाद सबसे पहले लाइन चला के आना, इंपोर्ट नंपाई वाली। उसके बाद वो वाला सेल चलाना जिस पर ऐसा आपको फील हो रहा है। पॉप होता है शायद। डायरेक्ट पॉप नहीं आ रहा। हुआ सही नहीं। 3 वैल्यूज आ रही हैं। 3 आ रही हैं। 10 आ रही हैं। और लिखा है यहाँ 15 है। और यहाँ पर भी 10 से ज्यादा वैल्यू है। यहाँ 10 से ज्यादा लिखी हो एरे बनाते समय। क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पे? फिर क्या आ रहा है? E+00। चलो, अब देखो भाई, एक सिनेरियो क्या हो सकता है। मैंने इस एरे को फिर से बनाया और ये वैल्यू और बड़ी कर दी। ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रिसिशन जो चल रहा है उसके हिसाब से अपनी आ रही है, उससे ज्यादा नहीं आ रही है। मान लो इसको मैंने प्रिसिशन को छोटा कर दिया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख दी मैंने। मेरे में वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। बता देता हूँ, आप में से 4 6 के हो गई होगी। जब फ्लोटिंग नंबर आउटपुट में आया होगा तो उसमें कहीं ई लिख कर आया होगा। E+ या E-। सबके में नहीं आया होगा, एक दो के में शायद आ गया हो। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे में आ जाए किसी तरह से लिखकर। क्या मतलब है उसका, एक बार उसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने कोई एरे बनाया।
यहाँ लिखा मैंने 123.45 ई +2, कॉमा 12.345 और पॉइंट लगा दें यहाँ पर ई -2, ई +02, ई -02। अब ध्यान से देखो, फ्लोटिंग नंबर जब मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो फ्लोटिंग नंबर में मैं लिखा 123.45 और E +02। इसने E +02 को कुछ ऐसा करा कि मेरा रिजल्ट 12345 हो गया, और यहां पर जो रिजल्ट है वो 1234.5 था, लेकिन ये 12.345 हो गया। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे उसको देखेंगे। तो जब कोई फ्लोटिंग नंबर आता है, फ्लोटिंग नंबर को पाइथन में हम दो तरह से दिखाते हैं। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन। एक होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 123.45 गुणा 10⁻²। ये तो जान पहचान का है, हमने कहा ये जान पहचान का है, इसका मतलब है इसकी गुणा 100 से हो रही है। अब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो शायद इसका रिजल्ट यही आएगा 12345, है ना, 100 से गुणा हो रही है। अब इस फॉर्मेट में अगर मैं कंप्यूटर में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 10 की पावर कैसे लगेगी, कीबोर्ड में कौन सा सिंबल यूज करेंगे। तो उसके लिए हमसे कहा गया कि आप कंप्यूटर में इसको ऐसे लिखेंगे 123.45 ई का मतलब है 10⁻। अब ये +2 है तो यहां पर +2, और अगर ये -2 होता तो यहां पर -2। तो इस तरह के नोटेशन को जब फ्लोटिंग में ई आ जाता है उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और जब उसको फिक्स्ड पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर हम उस नंबर को गुणा करते हैं 10 की पावर के हिसाब से। अगर माइनस है तो भाग करते हैं, और अगर प्लस में है तो गुणा करते हैं। तो अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन मैं कभी रिजल्ट को देखता हूं, जैसे मेरे में नहीं आया, तो कुछ लोगों के लैपटॉप में देयर में भी चांस कि जो रिजल्ट है वो आपका साइंटिफिक नोटेशन में जब मैं ये नंबर लिख रहा हूं तो शायद आपका आ जाता। ठीक है, अगर किसी के में साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता तो यहां पर एक आर्गुमेंट होता है सप्रेस। सप्रेस आर्गुमेंट की वैल्यू ये हमारा बुलियन होती है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन में यूज करेंगे, और अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो ये साइंटिफिक नोटेशन का यूज करता है। ठीक है, तो जो हमारा सप्रेस आर्गुमेंट है, दोबारा देख लो एक बार। इफ ट्रू देन यूज फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, अगर फॉल्स हुआ देन यूज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, चलो, तो अगर किसी के में हमारा ये आ रहा है तो आप इसको एक बार ट्रू कर लेना। ट्रू का मतलब है कि अब आपका रिजल्ट कभी ई में नहीं आएगा, आपका रिजल्ट हमेशा फिक्स पॉइंट में दशमलव के कितने भी स्थानों तक आएगा। जिन लोगों के लैपटॉप में फ्लोटिंग नंबर दशमलव के बाद इतना बड़ा ना आकर ई नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, वो रिजल्ट को ई नोटेशन की जगह फिक्स्ड पॉइंट में ही देखना चाहते हैं, तो वो लोग सेंट प्रिंट ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन और ऐड कर लो, सप्रेस इक्वल टू ट्रू का। उसके बाद फिर जब प्रिंट करोगे तो ई नोटेशन की जगह पर आपका फिक्स पॉइंट में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, कुछ के में क्यों आ रहा है, डिपेंड करता है हमारा प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के ऊपर। फ्लोट के साथ
मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि फ्लोट के जो रिजल्ट होते हैं, फ्लोट का जो स्टोरेज होता है वो एक्चुअल में वो नहीं होता है जो हम सोच रहे हैं। उसमें कुछ चेंजेस करके हमारा मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है। चलो, तो ये कुछ हमारे नमपाई के ऑपरेशंस हुए। फिलहाल आज इतना रखेंगे। कल थर्सडे ऑफ रहेगा। परसों मिलेंगे, परसों एरे पर और ऑपरेशन डिस्कस करेंगे।